यूएसए, यूरोपियन यूनियन आते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला। पिछले 20 सालों में गरीब देशों का रैंक हंगर इंडेक्स में और भी नीचे गिर गया है। पूरे वर्ल्ड को इंडिया की जरूरत है, ना कि इंडिया को वर्ल्ड की। अमेरिका अपने किसानों को 45 लाख पर फार्मर सब्सिडी देता है कि WTO ने एम्बर बॉक्स में तो लिमिट रख दी, लेकिन ऐसी कोई भी लिमिट ग्रीन बॉक्स में नहीं रखी गई कि MSP देने के लिए उनको तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ग्रीन रूल्स में लिए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े देश जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन भी बैठते हैं, जिसकी कीमत आज इंडिया जैसे देशों के किसानों को चुकानी पड़ रही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम 2 केस स्टडी से करेंगे। पहला केस, जब 2001 से लेके 2004 तक इंडिया में कॉटन फार्मर के सुसाइड रेट बढ़ रहे थे। उसका एक बड़ा कारण ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस लगातार कम हो रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तब अमेरिका अपने कॉटन के फार्मर्स को काफी सब्सिडी दे रहा था, तकरीबन 1.5 बिलियन पर ईयर, और अमेरिका में कॉटन के किसान भी बहुत कम संख्या में थे, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का प्राइस कम हो गया और इसका सीधा असर इंडिया के फार्मर्स पर पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के ट्रेडर्स या कंपनीज वही कॉटन खरीदेंगे जो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कम दाम में मिलेगा। और तब कॉटन की फसल से इंडिया के किसानों को बहुत नुकसान हुआ और इसी कारण तब इंडिया के किसानों में सुसाइड रेट तेजी से बढ़े। दूसरी केस स्टडी है एडिबल ऑयल, जिसे हम खाने वाला तेल भी बोलते हैं। 1990s तक इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट था, तकरीबन 2 से 5% ही हम इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपनी मार्केट को ओपन किया और WTO को साइन किया, इसका नुकसान हमारे लोकल फार्मर्स को हुआ और सैडली अब इंडिया 70 to 75% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है और इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहा। ये तो सिर्फ 2 केस स्टडीज थी, ऐसी हजारों और भी हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इन दोनों केस स्टडीज में एक कॉमन चीज क्या थी? अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानने की ही कोशिश करेंगे। जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से निकल रही थी, तब उस समय काफी इंटरनेशनल संगठन बन रहे थे ताकि ऐसी सिचुएशन का सामना दोबारा ना करना पड़े और दुनिया में शांति बनी रहे। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऐसे इंटरनेशनल संगठनों में से एक था गैट नाम का अग्रीमेंट। यहाँ से ही WTO की नींव रखी गई। दरअसल गैट आने से पहले देश एक्सपोर्ट पर तो सब्सिडी देते थे, लेकिन इंपोर्ट पर ढेर सारा टैरिफ यानी टैक्सेस लगा देते थे, जिससे कहीं ना कहीं सब्सिडी देने वाले देश का तो फायदा हो जाता, लेकिन दूसरे देशों का नुकसान। इसी नुकसान को रोकने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली बढ़ाने के लिए गैट नाम का अग्रीमेंट बना, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गैट सिर्फ एक अग्रीमेंट था, इसके अंडर काफी मीटिंग्स हुई और इस मीटिंग में रियलाइज किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सके, और इसी कारण गैट अग्रीमेंट से एक बड़ी बॉडी बनी जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब इसमें काफी देश शामिल है, तकरीबन 164 मेंबर्स। आज पूरे वर्ल्ड का 95% ट्रेड सिर्फ इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने का मतलब एक देश कोई भी वस्तु दूसरे देश को कम से कम टैक्सेस और ड्यूटीज पर बेच सके, ताकि स्मूथली पूरे वर्ल्ड में ट्रेड चलता रहे। WTO का मेन एम ट्रेड के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और जॉब्स क्रिएट करना है, जिससे वर्ल्ड में गरीबी कम हो सके। लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। पिछले 20 सालों में गरीब देशों का रैंक हंगर इंडेक्स में और भी नीचे गिर गया है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब WTO बना तब कहा गया कि इससे गरीब देशों के किसानों को फायदा होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। किसानों को तो नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज को इसका फायदा जरूर हुआ। WTO पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके अहम फैसले ग्रीन रूम्स में लिए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े देश जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन ही बैठते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने के लिए काफी रिसर्च और एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। WTO ज्वाइन करने का इमीडिएट नुकसान ये हुआ कि जो देश पहले बिना किसी इंटरफेरेंस से अपना फैसला खुद लिया करते थे, वो WTO के आने के बाद कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि WTO के
आने के बाद देशों की सोवरेनिटी ट्रेड में खत्म होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, WTO के आने के पहले इंडिया इंपोर्ट की क्वांटिटी पर पाबंदी लगाता था और साफ शब्दों में कहें तो पहले इंडिया अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही इंपोर्ट किया करता था, जिससे कहीं ना कहीं लोकल किसानों और इंडस्ट्रीज को फायदा होता था। लेकिन WTO के आने के बाद इंडिया ने ये पाबंदी हटा दी। इसका नुकसान हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 2 केस स्टडीज के जरिए बताया कि कैसे जिन वस्तुओं में इंडिया कभी सेल्फ सफिशिएंट था, आज दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो गया है। आइए अब बात करते हैं WTO के एग्रीकल्चर पे बनाए हुए कुछ कंट्रोवर्शियल रूल्स के बारे में, जिनके कारण आज पंजाब के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में भी दी है। आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल WTO ने एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित कुछ रूल्स बनाए हैं, जिन्हें हम अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इस एग्रीमेंट के अंडर WTO के मेंबर्स के द्वारा मेनली 3 पॉइंट्स पर अग्री किया गया। पहला मार्केट एक्सेस, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी। पहला मार्केट एक्सेस, इसका मतलब है कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो अपने टैरिफ को कम करेंगे और अपनी मार्केट को ओपन करेंगे ताकि दूसरे देश अपनी वस्तुओं को आसानी से बेच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा पॉइंट, डोमेस्टिक सपोर्ट। इसे हम सब्सिडीज भी बोलते हैं। इसमें मेनली 3 बॉक्सेस आते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। इन बॉक्सेस में अगर कोई सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बॉक्स है तो वो है एम्बर बॉक्स, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। एम्बर बॉक्स में ऐसी सब्सिडीज आती हैं जो WTO के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट बनती है, जिसमें MSP, इरिगेशन, फर्टिलाइजर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देना, ये सब आते हैं। WTO के द्वारा एम्बर बॉक्स में आने वाली सब्सिडीज पर कुछ लिमिट रखी गई है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10%। अब ये डेवलप्ड देश कौन से हैं? जैसे कि यूरोप के देश, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। इनको हम विकसित देश भी बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी है डेवलपिंग कंट्रीज की, जिन्हें हम विकासशील देश बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। लेकिन डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की डेफिनेशन WTO में नहीं दी गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि WTO ने एम्बर बॉक्स में तो लिमिट रख दी, लेकिन ऐसी कोई भी लिमिट ग्रीन बॉक्स में नहीं रखी गई। यानी ग्रीन बॉक्स में जितनी मर्जी सब्सिडी दे सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट, अमेरिका अपने किसानों को 45 लाख पर फार्मर सब्सिडी देता है और वहीं इंडिया 21,105 रुपए सब्सिडी देता है। अब आप देखो कि कितना डिफरेंस है इंडिया और USA में किसानों को मिल रही सब्सिडी में। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में डायरेक्ट सब्सिडी $11.5 बिलियन से बढ़ाकर $32 बिलियन दी गई। मार्च 2020 में भी USA ने कोरोना के नाम पर अपने किसानों को मैक्सिमम 1 करोड़ पर पर्सन सब्सिडी दी। एक तरफ तो ये अमेरिका अपने देश के किसानों को ग्रीन बॉक्स के नाम पर इतनी ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी देता है, और दूसरी ओर अगर वहीं इंडिया अपने किसानों को थोड़ी बहुत सब्सिडी देने की कोशिश करे तो फिर इन सब देशों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि WTO के बनने के 5-6 साल पहले इन बड़े बड़े देश, जिनमें USA, यूरोपियन यूनियन आते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला, क्योंकि इन देशों को पहले ही पता था कि WTO के जरिए एग्रीकल्चर पर ऐसे रूल्स आने वाले हैं जिसके कारण इनको सब्सिडी की परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। और इसी कारण इन्होंने WTO बनने से कुछ साल पहले ही अपने देश में सब्सिडी बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जब WTO बना तो ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि रूल्स बनाने वाले भी ये देश खुद थे। सभी देशों को WTO के द्वारा सब्सिडी में कुछ परसेंटेज कम करने को कहा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सिडी कम करने के बाद भी इन डेवलप्ड कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, इसका नुकसान इंडिया जैसे देशों को सबसे ज्यादा हुआ, जिसकी कीमत आज इंडिया जैसे देशों के किसानों को चुकानी पड़ रही है। अगर हम इन बड़े देशों में किसानों को मिल रही सब्सिडी को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में मिल रही सब्सिडी काफी कम है, पर फिर भी ये देश इंडिया को मजबूर करते हैं कि इंडिया अपने देश में किसानों को सब्सिडी देना बंद करे। 2019 में कनाडा ने इंडिया में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, और दूसरी ओर यही कनाडा बार बार WTO में इंडिया के किसानों को मिल रही सब्सिडी का विरोध करता रहा है। एक तरफ तो आप इतनी सब्सिडी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप इंडिया को ये अपोज कर रहे हो। ये क्या है? हिपोक्रेसी है या कुछ और? अगर हम पूरे यूरोप, कनाडा, अमेरिका की पॉपुलेशन जोड़ भी दें तो इनकी पॉपुलेशन इंडिया से कहीं गुना कम है, और ये देश इंडिया को मार्केट की नजर से देखते हैं। और जाहिर सी बात है, देखें भी क्यों ना, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही कैपिटलिज्म वाली है, और इस कैपिटलिज्म का मतलब है हर चीज को बिजनेस के नजरिए से देखना
और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और इसी कारण ये देश चाहते हैं कि इंडिया अपने किसानों को एमएसपी देना बंद करे और अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करे। अब बड़ा सवाल है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो देखिए, स्टार्टिंग में तो इसका फायदा हो सकता है, जैसे कि व्हीट, राइसेस, पल्सेस के प्राइसेस कम हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका काफी नुकसान होगा और लॉन्ग टर्म में हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर देगा। सेम जैसे चाइना इंडिया के साथ करता है। इंडिया में चाइना इलेक्ट्रॉनिक इतने सस्ते में भेज देता है कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज उसको कम्पीट नहीं कर पाती और इससे क्या हुआ, इससे चाइना ने हमारी लोकल मार्केट को कैप्चर कर लिया। ऐसा सेम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो गया तो हमारी 65% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसका क्या होगा। याद रखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी में तकरीबन 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब कोविड-19 में हमारे इंडिया के सारे सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी, तब इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडिया की जीडीपी को बचाया था। अब अगर इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इतना पॉजिटिव रोल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों एमएसपी को रिटर्न में गारंटी नहीं दे पा रही। इसको समझने के लिए दो पहलू पे बात करेंगे। पहला, या तो इंडियन गवर्नमेंट इन बड़े देशों जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कनाडा आते हैं, जिनका दबदबा डब्ल्यूटीओ में अच्छा खासा है, कहीं ना कहीं इनके प्रेशर के अंडर ही इंडिया अपने किसानों को एमएसपी की रिटर्न में गारंटी नहीं दे पा रही। या फिर दूसरा, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि एमएसपी देने के लिए उनको तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट इतनी अमाउंट लगाकर किसानों से फसल खरीदेगी, तो ना तो वो उस फसल को आग लगाएगी और ना ही उस फसल को किसी समुद्र में फेंक देगी। जाहिर सी बात है कि इस फसल को इंटरनेशनल मार्केट में या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचकर अपना पैसा पूरा करेगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को स्टार्टिंग में इसमें काफी अमाउंट भी स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन इसको लॉन्ग रन में एक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे किसानों को मिनिमम गारंटी मिल जाएगी। मेरी बात पर गौर करिए, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम गारंटी मिल जाएगी। इससे किसानों की इनकम लॉन्ग रन में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं किसानों के हाथ में पैसा आएगा। और जाहिर सी बात है कि ये पैसा किसान किसी बड़े बैंक में तो नहीं रखेंगे, वो या तो इसको मकान बनाने में या फिर कपड़ा खरीदने या फिर खेती से जुड़ा सामान खरीदने के लिए इसका यूज करेंगे। और इन सब से लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी में हर एक सेक्टर को फायदा होगा। अब तक हमने देखा कि कैसे डब्ल्यूटीओ की एग्रीकल्चर पॉलिसीज इंडिया जैसे देशों के अगेंस्ट में है। इसी कारण कहीं ना कहीं फार्मर प्रोटेस्ट की एक डिमांड ये भी है कि इंडिया को डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि इंडिया अपने लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इन बायस्ड पॉलिसीज के खिलाफ क्या कुछ कर रहा है। सबसे पहला इनिशिएटिव था G33। G33 एक इंटरनेशनल संगठन है जिसमें तकरीबन 45 प्लस देश शामिल हैं। इस ग्रुप को मेनली इंडिया लीड करता है। इसमें इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज और कुछ लीस्ट डेवलप्ड देश भी शामिल हैं। ये ग्रुप मेनली उन देशों का है जो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ की एग्रीकल्चर पर बायस्ड पॉलिसीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। इंडिया ने इस G33 ग्रुप के जरिए कहा है कि इंडिया के ऊपर एमएसपी को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और ये भी कहा गया कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म लागू किया जाए। अब क्या है ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म? दरअसल ये एक तरह की प्रोटेक्शन है। इससे इंडिया अपने लोकल किसानों और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ्स और ड्यूटीज लगा सकेगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यूएसए हमेशा से इसके खिलाफ है। ये तो था कि कैसे G33 के जरिए इंडिया डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज को अपोज करता रहा है। अब दूसरी इनिशिएटिव की बात करेंगे जिसका नाम है पीस क्लॉज। ये पीस क्लॉज इंडिया को बाली कॉन्फ्रेंस 2013 में बड़ी मुश्किल से मिला। इसके अंदर ये लिखा गया कि अगर कोई भी देश फूड सिक्योरिटी की पूर्ति के लिए 10% से भी ज्यादा सब्सिडी दे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक टेम्परेरी क्लॉज है, यानी कि सिर्फ कुछ समय के लिए है। देखिए, ये पीस क्लॉज सिर्फ उन फसलों पर लागू होता है जो फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। लेकिन ये बाकी फसलों पर लागू नहीं होता, जैसे कि कॉटन, जूट एक्सेट्रा। और लगातार वेस्टर्न देशों के द्वारा इंडिया की इस डिमांड को अपोज किया जाता रहा है। हमने अब तक डब्ल्यूटीओ के जितने भी इशू समझे उसमें एक इशू बड़ा कॉमन था, वो था डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग देशों की कंटिन्यूस वॉर। अगर हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएसए अपनी जीडीपी का 3.2% और यूरोपियन यूनियन 2.23% खर्च करते हैं, और वहीं इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। और इसी कारण ये देश रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में टॉप पर है। और इसी बात का फायदा लेकर ये ग्रीन बॉक्स के अंडर किसानों को ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी देते हैं, जिससे
ये देश कहीं ना कहीं अपनी मार्केट को तो एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों की लोकल मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी देशों को जोड़कर भी कई ज्यादा है। इतनी वास्ट इंडिया की लोकल मार्केट और जीडीपी में भी इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में है। इतना सब होने के बावजूद या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बनाकर उनकी लोकल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, मार्केट सबको खत्म करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कमी इंडिया की डिसीजन मेकिंग में ही है। ये हर एक को समझना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड को इंडिया की जरूरत है, ना कि इंडिया को वर्ल्ड की। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।